नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो किसान बिल 2020 पास हुए थे जून में। सरकार ने 3 तरीके के बिल पास किए हैं जिसको लेकर के आज कई दिनों से आंदोलन हो रहा है। लाखों की संख्या में किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर किसानों की दिक्कत क्या है और जो बिल सरकार लेकर आई है उसमें जो 3 बिल हैं वो किस प्रकार से हैं, इस विषय में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखना होगा कि जो 3 बिल हैं उनमें से जो पहला बिल है, उसके बाद दूसरा बिल और तीसरा बिल, इन बिलों में आखिर दिक्कत क्या है और सरकार क्या नियम लेके आई है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना लॉकडाउन चल रहा था। उस समय जून में 2020 में सरकार ने 3 बिल पास किए थे, जिसमें से पहला बिल आवश्यक वस्तु अधिनियम, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जो तीसरा बिल था वह था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। तो दोस्तों, एक अध्यादेश के तहत ये पारित किया गया। अध्यादेश आता है अनुच्छेद 123 में, ध्यान में रखिएगा, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे पहले बिल की। तो दोस्तों, कुल 3 बिल पास हुए, उसमें से जो पहला बिल है वह है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। तो दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो सरलता से समझ पाएँ कि वास्तव में बिल में है क्या और दिक्कत क्या आ रही है। दोस्तों, आवश्यक वस्तु की अगर बात करेंगे तो आवश्यक वस्तुएं कौन सी हो सकती हैं? अनाज हो सकता है, आलू हो सकता है, प्याज लहसुन हो सकता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं होती हैं। सरकार ने इस बिल में किया क्या है कि युद्ध और आपदा को छोड़ करके जो भंडारण है उसको लीगल कर दिया। अब भंडारण को लीगल करने से होगा क्या? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई एजेंसी है, उस वो डीलर को माल अपना सप्लाई करती है, और डीलर क्या करता है, बड़ी दुकान और छोटी दुकानों को देता है, और बड़ी दुकान कभी कभार जो है छोटी दुकानों को भी दे देती हैं सामान, और ये बड़ी और छोटी दुकानों से होकर के ये सामान जो है कस्टमर तक पहुंचता है। अब चूंकि यहाँ युद्ध और आपदा को छोड़ करके भंडारण को लीगल किया गया है, अगर कोई भी माल कंपनी रोक दे या डीलर रोक दे तो यह आगे बढ़ नहीं पाएगा। यानी कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको अगर डंप कर दिया जाए, आवश्यक वस्तुएं हैं भंडारण के तहत, इनको अगर डंप कर दिया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी मांग अधिक बढ़ेगी, और जब मांग अधिक बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि रेट अधिक बढ़ेगा, जिससे महंगाई आएगी, और महंगाई से केवल किसान ही प्रभावित नहीं होगा, बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे जो दैनिक रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यापारी ने प्याज को डंप कर दिया। अब चूंकि भंडारण लीगल है, प्याज को डंप कर दिया, प्याज वो आगे नहीं भेज रहा, तो निश्चित रूप से प्याज के रेट बढ़ जाएंगे। यानी कि मान के चलिए अगर प्याज का रेट 20 रुपये है और वहीं पर डंप कर दिया 2-3 महीने के लिए, तो 20 रुपये का जो प्याज है वो 80 रुपये का हो जाएगा। तो यहाँ पर फ़ायदा किसको होगा? व्यापारी को। किसान को भी फ़ायदा नहीं होगा। जो लोग बाहर से सामान खरीदते हैं, जो सब्जियां खरीदते हैं या दैनिक आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं, उनको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर पूरी तरीके से फ़ायदा किसको होगा? व्यापारी को। यानी कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके उनके डंपिंग को लीगल कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी चुनौती होगी, किसान के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए। पहले क्या होता था, जैसे कोई अड़तिया किसी ने आलू रोक दिया तो उसमें क्या कहते हैं, कार्रवाई हो जाती थी। लेकिन अब चूंकि ये बिल पास किया गया है तो जाहिर सी बात है कि भाई वो तो लीगल दायरे में आ गया, और इससे फ़ायदा व्यापारी को होगा। सरकार क्या कहती है? सरकार की दलील भी सुनिए। सरकार ये कहती है कि व्यापारी भंडारण कर सकता है, कोई कंपनी भंडारण कर सकती है, कोई एजेंसी भंडारण कर सकती है, और इसी तरीके से किसान भी भंडारण कर सकता है। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए, अगर किसान भंडारण करेगा, किसान ने भंडारण किया, तो क्या होगा? जितने भी दरवाजे हैं किसान के वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि किसान
गेहूं अगर बोता है और गेहूं उसने 10 कुंटल गेहूं पैदा किया, उसके बाद आगे चल करके उसको अपनी फसल बोनी है, बच्चों के कपड़े लाने हैं, दवाई करवानी है, वो कैसे करवाएगा? तो उसके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। यानी कि किसान जो है वो किसी भी दशा में भंडारण नहीं कर सकता है, उसको बेचना ही बेचना है। तो ये सरकार की दलील पूरी तरीके से समझ में तो नहीं आती है। व्यापारी अगर भंडारण करेगा, यानी व्यापारी ने अगर माल को डंप कर दिया, और चूंकि वो लीगल हो गया है, तो निश्चित रूप से व्यापारी डंप करेगा ही। अब डंप करने के बाद उसको क्या होगा? बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यानी जो 20 की चीज़ है वो 200 रुपये में वो बेच सकता है। अब अगले बिल में देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, ये पहला बिल है इनका, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि सीधे सीधे यहाँ पर किसान को कोई भी फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहला बिल आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरे बिल की तरफ मूव करते हैं। दूसरा जो बिल है वो है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता 2020। इसको आप ऐसे कह लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये प्राइस बिफोर फार्मिंग है। ये दूसरा बिल है। पहला बिल आप समझ गए, दूसरा बिल समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी आपके गांव में आती है एग्रीमेंट के लिए। गांव में जितने भी किसान हैं, 1 2 3 4 5 या 10 20 जितने भी किसान हैं, उनसे एग्रीमेंट करती है कि आप आलू बोइए या गेहूं बोइए या कोई भी फसल का एग्रीमेंट करती है कंपनी को जिस फसल की ज़रूरत होगी। अब वो सभी किसानों से एक एग्रीमेंट करती है कि आप जो है आलू बोइए और आलू को हम 2,000 रुपये कुंटल खरीदेंगे। यानी कि प्राइस बिफोर फार्मिंग, खेती करने से पहले आपके प्राइस डिसाइड कर देती है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के लिए कौन जिम्मेदार होगा, किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा? ठीक है, उसके बाद वही कंपनी आती है। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है? जैसे बाज़ार में भाव जो है 2,000 रुपये कुंटल है, ठीक है, बाज़ार में भाव 2,000 रुपये कुंटल है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में जो भाव है 2,000 रुपये कुंटल और मार्केट का भाव जो है वो 5,000 रुपये कुंटल है, ठीक है। अब चूंकि आपने एग्रीमेंट किया था तो आप कंपनी को 2,000 में देंगे, यानी कि 3,000 रुपये प्रति कुंटल पे आपका सीधा सीधा घाटा। या तो किसान क्या करें, समझौते को रद्द करके 5,000 में आलू बेच दें, ठीक, तो समझौते की गारंटी नहीं है, या फिर नुकसान उठाएं। दो रास्ते रह जाते हैं। या मान लीजिए कंपनी ने कहा कि आपकी फसल में कमी है, 100% फसल में आपकी 50% फसल ही खरीदने योग्य है, तब आप क्या करेंगे? वहाँ पे दिक्कत है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि कंपनी कहेगी कि 50% आपकी फसल ख़राब है और 50% अच्छी है, तो उस एग्रीमेंट को ख़त्म करते हैं और यहाँ पर 1,400 रुपये कुंटल में आपकी खरीदेंगे, तो 600 रुपये कुंटल आपका घाटा हो गया। यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे ये दिक्कत है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। या कंपनी दिवालिया हो गई या भाग गई, तब भी जो है यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। अब गारंटी कौन लेगा एग्रीमेंट की? तो दोस्तों, एग्रीमेंट की गारंटी कौन लेगा? मंडी के अधिकारी। तो जो कंपनी चाहेगी वह मंडी के अधिकारी करेंगे, या जो किसान चाहेगा वह करेंगे। यहाँ पे ये दिक्कत है। सीधी सी बात है, जो कंपनी चाहेगी वहाँ पर कुछ ले दे के अधिकारी अपना सेटल करेंगे और उसी हिसाब से जो है, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियां इसमें हैं। क्योंकि मंडी के अधिकारियों को सौंप दी गई कि कंपनी और मंडी के अधिकारियों के बीच जो साठ गांठ होगी उसमें कौन पिसेगा? किसान पिसेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कंपनी दिवालिया हुई तो भाग जाएगी, फसल के क्या होगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब ये जो बिल हैं इनका आपस में निश्चित रूप से कोरिलेशन है।
क्या कोरिलेशन है, अभी अगला जब बिल आएगा तब आप समझिएगा। तो दोस्तों ये दूसरा बिल है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, कंपनी आएगी आपके गांव में, 10 12 15 किसानों से जितने भी किसान उनसे एग्रीमेंट करेगी, उनसे खेती करवाएगी और फसल के दाम जो है पहले से तय करेगी। दे मिले किसान को या ना मिले इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले बिल की तरफ चलते हैं। तीसरा बिल जो है वह है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलेशन बिल 2020, यानी कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। होता क्या था आप सभी लोग जानते हैं, सभी के यहाँ लगभग खेती होती होगी कि किसान की फसल जब तैयार होती है तो वो फसल लेकर के अपनी ट्राली में या अपने पिकअप में या फिर ट्रक में ले जा कर के मंडी जाता है और मंडी में राशियाँ लगा दी जाती हैं और फिर उसके बाद जो मंडी के अड़तिया होते हैं वो बोली लगाते हैं। ठीक है, एपीएमसी बोलते हैं मंडी को, बाजार समिति, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट। ठीक है, वहाँ पे बोली लगती है और बोली लगने के बाद कुछ परसेंट, लगभग 2.5% के लगभग या इससे कम जो है वहाँ पे कर्दा काटा जाता है और उसके बाद किसान का माल बिक जाता है, किसान पैसे ले लेता है, अपने घर चला जाता है। ये सारी व्यवस्था पहले से थी। बिल में क्या बात की गई कि किसान जो है, सबसे बड़ी बात है कि किसान भारत में कहीं भी बेच सकता है, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए, यानी कि कोई पोर्टल निर्धारित किया जाएगा और ऑनलाइन उसमें किसान को रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद वो उसमें अपना माल बेचेगा, माल ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाया जाएगा, ये सारी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है, सरकार सीधे सीधे कह रही कि ऑनलाइन सेलिंग पे जोर। आप मान के चलिए कि ऑनलाइन सेलिंग होगी और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि किसान कितना ऑनलाइन सेल किए हैं। जो जो संस्था बेरोजगारी के आंकड़े देती थी उसी संस्था ने बताया कि लगभग 6% अनाज ही जो है मंडियों में बिकता है और उसके अलावा जो 94% जो सामान, जो अनाज या जो भी चीज़ें, फसलें जो भी किसान पैदा करता है वो वहीं पे बिक जाता है, चाहे चौराहे पे बिक जाए, चाहे बाज़ार के बाहर बिक जाए। जो गांव के लोकल अड़तियाँ हैं वो ख़रीद करके मंडी लाते हैं। तो सीधी सी बात है, किसान चाहे वो चौराहे पर बेच दे, चाहे किसी दुकान पे बेच दे, उसको फाइनली मंडी ही आना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, अब यूपी में कोई किसानी करता है, कोई खेती करता है, तो आंध्रा में वो सामान कैसे बेचेगा। ठीक है, या फिर वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंपनियां बिकवाएंगी उसका सामान, तो कंपनियां, सीधी सी बात है, मंडी में जो है अड़तिया मिडिल मैन ख़त्म करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर कंपनी मिडिल मैन बनेंगी। तो जब कंपनी मिडिल मैन बनेंगी तो अपने हिसाब से वो कार्य करवाएंगी। अब सबसे बड़ी बात है कि छोटा किसान है वह क्या करेगा, क्या वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बेचेगा या फिर जो मिडिल मैन कंपनियाँ बनेंगी, प्राइवेट कंपनियाँ, उनके जरिए बेचेगा। ये यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत है और सबसे बड़ी दिक्कत रजिस्ट्रेशन की है। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आपको आपका अनाज का जो फुल वैल्यू है, जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो आपको नहीं मिलेगा। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो नहीं मिलेगा। आपने अभी जो है यूपी में धान खरीद की प्रक्रिया देखी होगी, तय कितने रुपये किया गया, 1868 रुपये तय किया गया। समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनको भी 1500 के रेट मिले। ठीक, और जो ऊपर के पैसे थे वो अधिकारी खा गए कि यहाँ उनके पास कोई रखने का, रख रखाव की व्यवस्था नहीं, उनके पास बोरे नहीं हैं, अनाज सड़ रहा है। ये बहुत सारी जो दलीलें अधिकारियों की तरफ से दी जाती हैं वो आप सभी जानते हैं। अब जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो 1000 में, 1100 में, 1200 में किसको बेचे, अड़तिया को। अड़तिया किसको देता है, अधिकारी को। अब अड़तिया ने 1200 रुपये में गेहूँ खरीदा या धान खरीदा, 1000 रुपये में खरीदा और 1500, 1400 या 1300 में अधिकारी को दे दिया। तो अड़तिया को प्रति कुंटल 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये मिल गए। अब
चूँकि 1300, 1400, 1500 में खरीदा है अधिकारियों ने, तो निश्चित रूप से वो 1868 की चेक बनवा के और डीबीटी करवा लेंगे अकाउंट में किसी किसान के माध्यम से, जिसने रजिस्टर, जो बड़े किसान हैं, बड़े अड़तिया, उनसे रजिस्ट्रेशन करवा के उनको भी थोड़ा कमीशन दे करके। और ये सारी व्यवस्था इस प्रकार से चलती है। यानी कि धान का मूल्य 1868 रुपये, किसान कितना पा रहा है, 1000 रुपये पा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत, यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब भाई आप अपने गांव में देख लीजिए कि कितने किसान रजिस्ट्रेशन करवाए थे धान बिकवाने के लिए, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। अब रजिस्ट्रेशन जब किया जाएगा तो उसकी एक डेट बाउंड होगी कि भाई जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो 1 महीना आपको दिया जाता है, 1 महीने बाद अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो टाइम निकल जाता है, फॉर्म नहीं भर पाते हो। वही पूरी प्रक्रिया इसमें की जा रही है कि भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन में डेट बाउंड होगी। जब डेट बाउंड होगी, जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, फिर औने पौने दाम में आप जो है आड़तिया को देंगे। आड़तिया क्या करेगा, सीधे लेबी पर उसका कॉन्टैक्ट होगा और जाएगा, कुछ कमीशन लेकर के, कुछ फ़ायदा लेकर के उनको देगा, और वो किसी के माध्यम से वो अपना 2 लोग फ़ायदा निकाल करके और सब रफा दफा हो जाएगा। ये पूरी तरीके से हो रहा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे आ रही है एमएसपी की, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी गारंटी क्यों नहीं है। तो ये था तीसरा बिल। एमएसपी को थोड़ा सा देख लेते हैं। बात करेंगे एमएसपी की। तो दोस्तों कृषि एवं मूल्य आयोग जो है एमएसपी तय करता है, यानी कि एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और ये एमएसपी तय कौन करता है, एमएसपी जो है ये सरकार तय करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक होता है एमआरपी। आपने कोई भी रिटेल की वस्तु खरीदी होगी, जो दैनिक जीवन में उपयोग होती है, उस पर एमआरपी पड़ी रहती है, यानी कि मैक्सिमम रिपोर्ट रिटेल प्राइस, यानी कि जो चीज़ 10 रुपये की है वो 10 में ही बिकेगी। अब यहाँ पे आपका, जैसे आपने गेहूँ पैदा किया तो गेहूँ 1000 रुपये कुंटल भी बिक सकता है, 1100 में बिक सकता है, 800 में बिक सकता है, 500 में बिक सकता है, उसकी कोई एमआरपी नहीं होती। तो यहाँ पर जो एमएसपी तय करती है वो सरकार तय करती है, कृषि एवं मूल्य आयोग तय करता है एमएसपी। अब एमएसपी जो ये 3 बिल आए हैं इनमें एमएसपी विलुप्त हो जाएगी। किस प्रकार से, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, सीधे सीधे एमएसपी से कोई मतलब नहीं, जो प्राइवेट कंपनी है वो तय कर रही है कि हम किसान का जो फसल है वो 2000 रुपये कुंटल लेंगे, 3000 रुपये कुंटल लेंगे, सरकार की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि एमएसपी तय करने की कोई ज़रूरत नहीं, प्राइवेट कंपनी एमएसपी तय कर रही है। और जाहिर सी बात है, अगर प्राइवेट कंपनी 2000 रुपये कुंटल कह देगी तो निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से कार्य हो रहा। तो एमएसपी सरकार अब धीरे धीरे स्वतः विलुप्त हो जाएगी। किस प्रकार विलुप्त हो जाएगी, आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवाता हूँ। जब जियो आया था तो जियो पूरी तरीके से फ्री चलता था आपके मोबाइल में। फिर जब कस्टमर्स ज़्यादा संख्या में जियो को यूज करने लगे तो निश्चित रूप से फिर उन्होंने क्या किया, एक प्राइम मेंबरशिप लेके आए। 99 रुपये का रिचार्ज कराओ, यानी प्राइम सब्सक्रिप्शन लो 1 साल का। उसके बाद धीरे धीरे वो 150 का प्लान लेके आए, फिर 249 का प्लान लेके आए, और आज तो लगभग 2000 2500 के प्लान हैं जियो के पास। और निश्चित रूप से जब आप ग्राहक बन गए तो निश्चित रूप से आप उसको रिचार्ज ज़रूर करवाएंगे। तो ये सीधा हिसाब है कि शुरू में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली कंपनियां होंगी वो शुरू में बहुत ज़्यादा लाभ की बात करेंगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि किसान को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि किसान अगर बढ़ा है, देखिए 1950 में व्यवस्था क्या थी, 1% से 1950 से लेकर 2020 तक 21% जो है इजाफा हुआ है। यानी 1% से किसान 21% पे पहुँचे हैं। और अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो 180% पे, अगर शिक्षकों की बात करें तो 200 गुना उनकी जो सैलरी हो गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर किसानों को पूरी तरीके से फ़ायदा होता दिख नहीं रहा है। अब जब कंपनी रेट तय करेगी तो निश्चित रूप से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। जैसे कि जियो के आने से जो अन्य कंपनियां वो धीरे धीरे
आप उनकी दशा देख रहे हैं। ये सारी व्यवस्था, तो एमएसपी की सरकार, अब दिक्कत प्रोटेस्ट हो रहा है तो दिक्कत यहाँ पे है, एमएसपी की बात सरकार करती तो है लेकिन तय नहीं कर पा रही कि एमएसपी को लीगल नहीं कर पा रही है। एमएसपी जो किसान केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा है कि मिनिमम वैल्यू उसको उसकी फसल की मिले, वो चीज़ यहाँ इसको लेकर के चुप है। अब किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ 5 बैठकें हो चुकी हैं, अभी बेनतीजा रही हैं। तो चूंकि भारत की जीडीपी की अभी पिछली तिमाही में आपने देखा होगा कि प्लस में कौन रहा था, कृषि का जो क्षेत्र था वो 3.5 प्लस में रहा था। इसको भी सरकार को सोचना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो किसानों की बहुत ज़्यादा कोई मांगे नहीं है, एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं और कुछ संशोधन मांग रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें संशोधन सरकार को कर देना चाहिए सिर्फ किसानों के लिए, क्योंकि किसान ही ऐसे थे इंडिया के जो +3.5 की जीडीपी थी कृषि क्षेत्र में, और बाकी सब जितने भी सेक्टर थे सब माइनस में हो गए थे। और यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा। पहला जो मैंने आपको बताया था आवश्यक वस्तु अधिनियम भंडारण, यानी कि भंडारण को लीगल किया गया है, उसकी व्यवस्था भी चल रही है। इकोनॉमिक टाइम्स .com की जो है पोस्ट है, देख लीजिए आप। स्टेट रन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। जो फूड कॉरपोरेशन एफसीआई है उसने एक एग्रीमेंट किया है किसके साथ? अडानी ग्रुप के साथ। यानी कि अडानी ग्रुप 2 गोदाम बनाएगा, 2 सिलोस, 2 गोदाम बनाएगा 80 करोड़ की लागत से। और ये गोदाम कहाँ बनेंगे? ये गोदाम जो है इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो 75,000 टन होगी। ठीक है। अब अडानी एग्री लॉजिस्टिक ग्रुप जो है ये इनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है एफसीआई से। एक बनेगा कोटकापुरा पंजाब में और एक बिहार में, यानी पंजाब और बिहार के लिए अडानी ग्रुप का एग्रीमेंट हो गया और इसमें लगभग 80 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप खर्च करेगा और सिलोस बनाएगा। सिलोस का मतलब 2 ऐसे गोदाम बनाएगा जिसमें अनाज खराब नहीं होगा, कोई भी वस्तु हो खराब नहीं होगी। और दूसरी चीज़ 75,000 टन इसमें डंप हो जाएगा। अब एफसीआई क्या करेगा? एफसीआई लगभग 100 रुपये प्रति टन के हिसाब से पर मंथ अडानी ग्रुप को देगा अनाज रखने के लिए। ठीक है। पहले बिल में क्या बात की गई थी कि भंडारण को लीगल किया गया था। अब यहाँ पे एग्रीमेंट आप देख सकते हैं कि एग्रीमेंट भी हो गया है। पंजाब और कटिहार में जो है 2 बड़े गोदाम कौन बनाएगा? अडानी एग्री लॉजिस्टिक। तो ये बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ देखने में आ रही हैं। किसान को किस प्रकार से फ़ायदा हो ये बात सरकार को किसानों को समझानी चाहिए और जो आवश्यक संशोधन है वो निश्चित रूप से कर देने चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो 3 बिल पास हुए इसमें किस प्रकार का संशोधन आप इसमें चाहते हैं कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो को बहुत से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो वास्तव में दिक्कतें हैं और जो वास्तव में बिल में बात कही गई है वो लोगों की समझ में आए कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और सरकार और किसानों की बात जो है क्यों समझौता 5 बैठकें होने के बावजूद भी समझौता नहीं हो पा रहा है। जल्दी मिलेंगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।